के 6 कंपाउंड। तो जो हमारा ग्लूकोज है ये C6H12O6 मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं या हमने 8 घंटे नींद ले ली, अब हमने कुछ नहीं खाया 8 घंटे में, तो उस समय पे हमारा जो ग्लूकोज अगर आप चेक करोगे तो वो 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। अगर हम 1 डेसीलीटर ब्लड लेंगे तो उसमें 75 70 80 100 तक मिलीग्राम हमारा ग्लूकोज होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो फिर दिक्कत है। जितना कम उतना अच्छा, 70 से नीचे जाएंगे तो भी गलत है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज कम है हमारी बॉडी में, तो हमारे ब्रेन जैसे फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो नहीं काम कर पाएंगे फिर। अब समझ लो कि ग्लूकोज हमारे अंदर मिल गया, ये तो पता लग गया कि ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, ये जो मेरी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं मेरी बॉडी में, ये इनके लिए एक फ्यूल का काम करेगा। जैसे हमें एनर्जी चाहिए होती है, कोई भी काम करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज ही वो चीज है जो हमारी बॉडी को चला रही है। लेकिन ग्लूकोज की एक दिक्कत क्या है कि ग्लूकोज को चाहिए एक ड्राइवर। ये इतनी बड़ी बॉडी में ग्लूकोज एकदम से ऐसा नहीं पहुंच सकता कि भाई मैं यहां पहुंच जाऊं ब्रेन के पास या मैं लेग मसल्स में पहुंच जाऊं। इसको चाहिए एक ड्राइवर। अब जो ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर मेरा काम करेगा, इंसुलिन जो है वो ड्राइवर का काम करेगा। इनको बोलते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर, GLUT ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। तो ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये लेके जाते हैं। 3 4 तरह के हमारे ग्लूट होते हैं हमारी बॉडी में, अब इंसुलिन पे बाद में आते हैं। 3 4 तरह के ग्लूट होते हैं। ग्लूट 4 से शुरू होता है, ग्लूट 2, ग्लूट 1, ग्लूट 3, और सबके अलग अलग काम है। मतलब ये ड्राइवर बटे हुए हैं, जैसे एक स्कूल की बस के ड्राइवर होते हैं कि ये जाएगा कृष्णा कॉलोनी में, ये जाएगा सेक्टर 2 में, ऐसे बटा हुआ है। तो ग्लूट 4 का मतलब क्या है, इसका काम है कि ये जाएगा मसल्स में और फैट सेल्स में इंसुलिन को लेके, और इंसुलिन लेके जाएगा हमारे ग्लूकोज को। ग्लूट 4 का काम मसल्स तक का है। फिर ग्लूट 2 का काम स्टार्ट होता है, वो लेके जाता है ग्लूकोज को लीवर और पैंक्रियास में, या पैंक्रियास से लीवर से लेके आएगा। ग्लूट 2 का रूट फिक्स है। अब आता है ग्लूट 1 और ग्लूट 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर होते हैं, ये कभी छुट्टी पर नहीं होते। ये हमारा ब्रेन का और नर्वस सिस्टम में ग्लूकोज को लेके जाते हैं, ग्लूट 1 और ग्लूट 3। तो ग्लूट 1 ग्लूट 3 मेन इंपॉर्टेंट ड्राइवर। ग्लूट 2 हमारे जो है फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ वाइज इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अर्जेंसी नहीं होती, लेकिन जरूरी होते हैं लीवर और पैंक्रियास के लिए। फिर होता है ग्लूट 4 जो मसल्स के लिए सबसे लास्ट में आलसी ड्राइवर जो होता है। तो इंसुलिन जब भी रिलीज होगा बॉडी में तो क्या होगा, मसल्स और जो फैट सेल्स के अंदर जो ग्लूट 4 होगा वो क्या करेगा, जल्दी से प्लाज्मा बनाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे जितनी भी सेल्स होती है उसके एक मेम्ब्रेन होती है ऊपर चारों तरफ, वो मेम्ब्रेन के पास जाएगा लेके और सीधा उसको ग्लूकोज को धकेल देगा अंदर। अब जैसे ही अंदर धकेल देगा फिर उसके बाद बाकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, वहां से एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये समझ में आया कि इंसुलिन और ग्लूट 4 जो एक ही चीज है, ये उसको धकेलने का काम कर रही है सेल के अंदर। यानी कि इसका काम है उसको पहुंचाने का, यानी एक चाबी की तरह काम करता है। चाबी जैसे नहीं लगेगी ताले में, जब तक हमारा ग्लूकोज बाहर पड़ा रहेगा नहीं जा पाएगा अंदर। अब बात करते हैं ये इंसुलिन जो है, चाबी की ताले की बाद में बात करते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक इंसुलिन का है मेन। ये हमारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो जाता है, जो कि भाई एनर्जी जनरेट करना, ये भी हम पहले डिस्कशन कर चुके थे। अब हम बात करेंगे इंसुलिन जो है वो पैंक्रियास के अंदर कैसे बन रहा है। पैंक्रियास जो है एक ग्रंथि है, आमाशय कहते हैं शायद ऐसे हिंदी में। ये कैसे जनरेट करता है इंसुलिन को, मेरे पैंक्रियास के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, एक बीटा सेल्स करके होती है। ये बीटा सेल्स जो होती हैं ये जनरेट करती हैं इंसुलिन को। पहले तो बनेगा प्री इंसुलिन। प्री इंसुलिन जब फॉर्म में बन जाएगा उसके बाद फिर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका प्रॉपर एक इंसुलिन बन के तैयार हो जाएगा। अब ये इंसुलिन हार्मोन मेरी ग्रंथि के अंदर बैठा हुआ है, जैसे ही ग्लूकोज दिखेगा इसको तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ट्रैक करेगा। ब्रेन ट्रैक करता है वैसे तो। अब वो देखेगा कि इंसुलिन तैयार बैठा हुआ है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। अब ग्लूकोज बढ़ रहा है तो इसको छोड़ देगा इंसुलिन को, ये इसको खाना स्टार्ट कर देगा। और अगर ग्लूकोज नॉर्मल है तो ये बैठा रहेगा आराम से, और कम है तो इसका कोई काम ही नहीं है फिर। तो ज्यादा ग्लूकोज होने पे एक्टिवेट होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं,
हम खाना खाते ही ग्लूकोज को बढ़ाते हैं बॉडी में। आपने देखा होगा किसी को कमजोरी महसूस हो रही है तो उसको क्या करते हैं, केला खिलाते हैं। वो ग्लूकोज कम हो रखा होता है, उसको केला खिलाते क्या होता है, केला जल्दी डाइजेस्ट होता है और इमीडिएट एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरीके से जैसे हम खाना खाते हैं ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और ये ग्लूकोज ग्लूट टू मैंने आपको बताया, ग्लूट टू क्योंकि वो क्या करता है, वो मेरा लीवर और उसमें काम आता है, पैंक्रियास में। अब ग्लूट टू जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, वो बीटा सेल्स के अंदर जाएगा और वहां से ग्लूकोज को लेके जाएगा। अब ग्लूकोज जहां भी जाता है, आपको मैंने पिछली एजुकेशन में बताया था, ग्लूकोज जब भी कहीं जाएगा सेल के अंदर तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट होगा, वहां से माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगी। जैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में बढ़ता है, रेशियो जैसे ही उसका बढ़ता है, तो मेरा एक चैनल होता है बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं के प्लस चैनल, पोटेशियम का चैनल होता है, ये इमीडिएटली क्लोज हो जाता है। और जो मेम्ब्रेन है मेरी सेल की वो डीपोलराइज हो जाएगी, यानी अब उसका काम, उस पे चारों तरफ के चैनल जो था वो बंद हो गया, अब वो सेल मेम्ब्रेन बंद हो गई। ये मैं तुम्हें वो बता रहा हूं कि चाबी काम कैसे करती है। सारे बॉडी में आयंस के तरीके से काम होता है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो सेल के जो मेरी चारों तरफ की मेम्ब्रेन है, अगर वहां पोटेशियम बंद हो जाए आना, चैनल बंद हो जाए पोटेशियम का, वो बंद करता है मेरा क्या, एटीपी मॉलिक्यूल बंद कर देता है। जब ज्यादा एटीपी हो जाते हैं तो पोटेशियम चैनल जैसे ही बंद होगा तो डीपोलराइज हो जाएगा, वहां पर मेरे को वो चाबी नहीं लग पाएगी जो लगा रहे थे हम। फिर क्या होगा, कैल्शियम वाला जो चैनल है ये ओपन हो जाएगा, Ca2 कहते हैं जिसको। तो उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम अंदर आएगा और इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन की एक प्रोसेस होती है जिसको इंसुलिन वेसाइकल कहते हैं, उससे हमारा इंसुलिन अंदर आएगा और वो उसको धक्का देगा ग्लूकोज को। तो ये सारे स्टेप होते हैं। अब डायबिटीज होती कैसे है, ये तो प्रोसीजर था चाबी लगने का, कैसे उसने कैल्शियम का जो है गेट खोल दिया और कैसे उसने पोटेशियम का गेट बंद कर दिया। पोटेशियम बंद होगा, कैल्शियम खुलेगा, दरवाजा खुल जाएगा, अंदर आ जाएंगी चीजें। अब इसको समझते हैं कि डायबिटीज होती कैसे है। अब यहां डायबिटीज का काम स्टार्ट हो जाता है। डायबिटीज एक्चुअल में एक बीमारी है, और बीमारी किस चीज की है कि उसमें मेरे को इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया, चाबी लगनी बंद हो गई। अब इसको कैसे समझते हैं, देखो दो तरीके होते हैं इंसुलिन इसके, डायबिटीज के। एक तो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको कह देते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कह देते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो बीटा सेल्स जो बन रही थी जहां से इंसुलिन बन रहा था वही काम करना बंद कर दे, उसका डिसफंक्शन हो जाए। तो बीटा सेल्स अगर बनना बंद हो जाए तो सीधी सी बात है इंसुलिन बनना ही बंद हो जाएगा, प्री इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। तो ये तो हो गया दूसरे टाइप के डायबिटीज, टाइप 1, जिसमें मतलब इंसुलिन बन ही नहीं रहा, बीटा सेल्स में प्रॉब्लम है जी। दूसरा क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन है लेकिन मसल हो गया, लीवर हो गया, फैट सेल्स हो गई, ये क्या करेगी, उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। इग्नोर करने की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे होता है इसको समझते हैं। मेरी जो सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं बॉडी में, इनमें क्या होता है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जहां पर जाके इंसुलिन बैठता है, जहां चाबी लगती है। तो वहां से सिग्नल जाता है इसको कि भाई हम जाके बैठ गए, अब सिग्नल दे दो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज को एंटर करवा दो। यानी ये ऐसे है जैसे मंदिर में जब जाते हैं ना तो पुजारी साथ जाता है, वो क्या करता है, वीआईपी दर्शन करवा देता है। तो वो जाके खड़ा हो जाएगा तुम्हारे साथ, बोलेगा जी जाओ मैं यही हूं। ऐसे ही इंसुलिन जाके बैठ जाएगा रिसेप्टर के पास, वो बोलेगा जाओ, ग्लूकोज को अंदर बोल देगा जाओ। अब धीरे धीरे होता क्या है, ये जो सिग्नल है ना, अगर ये टूट जाए या ये मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ जाए तो इंसुलिन रिसेप्टर जो है, अगर वहां वो उसको रिसीव करना बंद कर दे इंसुलिन को, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी कि भाई तुम आए तो हो लेकिन तुम्हारे साथ आया कौन है, कोई नहीं आया, तो ग्लूकोज को वो अंदर नहीं आने देगा, फिर ग्लूकोज बाहर ही खड़ा रहेगा। ये चीज होती है। ये होती कब है, ये जब होती है जब मेरे बॉडी का जितना भी सेक्शन है जहां पर ये जाके स्टोर होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो बॉडी की डिमांड भी बन रही है जिसको एटीपी चाहिए, तो एटीपी आता अच्छा लगता है। लेकिन अगर मेरी डिमांड भरी हुई है, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरी सेल को जरूरत ही नहीं है एटीपी की, सेल मेरी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसने सारा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, बची हुई एटीपी मॉलिक्यूल्स स्टोर कर लिए हैं। अब बाहर गेट पे फिर से एटीपी खड़ा है। एटीपी अगर मैं बात कर रहा हूं, यानी एनर्जी की बात कर रहा हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल होता है जो एनर्जी देता है, टूट के इमीडिएट एनर्जी देता है। सारा ग्लूकोज ग्लूकोज कीटोसिस ये सब करके एटीपी जनरेट कराते हैं लास्ट में जाके। अब एटीपी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी कह रही है कि भाई इसको ले अंदर, सेल के अंदर घुसाओ इसको।
अब इंसुलिन जो है बार बार जब उसको धक्का देगा कि जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा, अब अंदर जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये उसको जो मेरी सेल मेम्ब्रेन होती है ये इसको पहचानना बंद कर देगी। वो उसको एक तरह से उसमें ऑक्सीजनेटेड रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है। वो कह देती है भाई इसकी जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया मना कर देती है कि इसको अंदर मत आने दो। धीरे 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 उस पर स्ट्रेस पड़ना हो जाता है स्टार्ट। जो मेरा रिसेप्टर है वो बार 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 उसको जो है वो धक्का देने के लिए बोलेगा, और वहां से बोल रही है सेल के नहीं लेना एटीपी मॉलिक्यूल। तो क्या करेगा बेचारा, बीच में फंसेगा मेरा जो रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर क्या करता है, इसमें इसमें रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये हैवी होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिसेप्टर क्या करेगा, बाद में ज्यादा इंसुलिन को रिसीव करेगा, ना कि कम इंसुलिन की बात को सुनेगा। अब धीरे धीरे इंसुलिन जब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी को जो है धक्का देने के लिए बोलेगा, तो ज्यादा की तो बात सुनी जाती है ना। अब ज्यादा इंसुलिन बनेगा कहां से, ज्यादा बीटा सेल्स से, ज्यादा पैंक्रियास को काम करना पड़ रहा है। तो धीरे 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 मेरी पैंक्रियास की एफिशिएंसी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़े से ग्लूकोज को भी डाउन करने के लिए उसको बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। अब मैं आपसे कहूं ये चीज 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल चलती चली जाए, कहां जाकर रुकेगी। इंसुलिन का कोई तो लेवल ऐसा होना चाहिए ना जहां पे हम ये कहें कि भाई यहां जाकर रुक जाए। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह देते हैं। धीरे 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 मेरा ब्लड शुगर जो है 70 दिखा रहा था वो 80 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा, 110 पे आ जाएगा, फिर 120 130। वहां डॉक्टर उसको डिसाइड कर देता है कि भाई आज अब आपका ग्लूकोज लेवल 130 है, तो इसको हमने नाम दे दिया जी आपको टाइप 2 डायबिटीज है। अब वो क्या करेगा, अब वो बोलेगा आपसे कि जी अपना ग्लूकोज लेवल को कम करके रखो। वो पहले से ही आपको ग्लूकोज लेवल को कम कराने के लिए बोलेगा डॉक्टर के, आप चीनी कम खाओ, रोटी कम खाओ, ये कम खाओ, वो कम खाओ, क्योंकि ग्लूकोज को घटा के रखो, जिससे सेल्स ये डिमांड करती रहे कि लाओ जी खाने को लाओ। तो थोड़ा सा जो इंसुलिन होगा वो भी उसको पास कराता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जब अब खाना तो ऐसा है जिसमें हाई कैलोरीज है। मैं चीनी की चाय पी रहा हूं, मैं ब्रेड खा रहा हूं, मैं जो कुछ भी खा रहा हूं उसमें कैलोरी कैलोरी भरी पड़ी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उन सबका। वो क्या करता है, कैलोरीज भले ही कम हो लेकिन कैलोरी शूट बहुत जल्दी होती है। आप चॉकलेट को देखो, चॉकलेट में क्या होता है, अगर हमने इतनी सी भी चॉकलेट खाई, कैलोरीज इतनी नहीं है उसमें, 300-400 कैलोरीज ही है, लेकिन वो कैलोरीज एकदम से शूट होती हैं, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो शूट कर जाएगी। तो जर्क लगेगा बॉडी को एकदम, वो क्या करेगा, इमीडिएट इंसुलिन को रिलीज कराएगी। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना नहीं खाना होता है हमें। उसमें डॉक्टर ये कहता है कि आप लो ग्लाइसेमिक जीआई का खाना खाओ। जैसे हमारा प्रोटीन है ये लो जीआई है, ये बहुत धीरे धीरे एनर्जी रिलीज कराएगा, धीरे धीरे फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे, धीरे धीरे इंसुलिन पहुंचेगा। इंसुलिन की भी फिर जरूरत कम रह जाती है क्योंकि बॉडी को एग्जॉस्शन में है, वैसे ही डिमांड है, तो कम खाने की सलाह दी जाती है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना बिल्कुल मना कर दिया जाता है, क्योंकि अगर वो खाएगा तो फिर से वही इन्फ्लेमेशन होगी, फिर से वही दिक्कत होगी, यहां से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों तरह की तुम्हें डायबिटीज मैंने बताई, जिसमें एक डायबिटीज थी जिसको हम खुद जनरेट करते हैं। एक डायबिटीज वो थी कि जो हमारे को भगवान ने कोई बीमारी के रूप में दी है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, जिसमें बीटा सेल्स ही काम नहीं कर रही। तो टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क है। अपना लाइफस्टाइल को अगर हम खराब कर देंगे तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी। और जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो रखी है उनकी अगर आप दिनचर्या को देखें ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों हुई है इसकी। ज्यादातर वो क्या करेगा, रात को खाना खाएगा, लेट खाना खाएगा। जिस समय बॉडी को सोना है, बॉडी को आराम चाहिए, उस समय पे मैंने इंसुलिन को रिलीज करा दिया, तो वहां से डायबिटीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ज्यादातर उन कंट्रीज में जिनमें लेट खाना खाया जाता है वहां डायबिटिक आपको पेशेंट मिलेंगे बहुत ज्यादा। हमारे इंडिया में लेट खाना खाया जाता है, केरला में, और वहां आप देखोगे गोवा में, वहां लेट खाना खा रहे हैं और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खा रहे हैं। 2024 तक की रिपोर्ट मैंने आपको बताई कि 89 मिलियन जो है डायबिटिक हैं, और ये बढ़ के कितना कहां पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। 2050 तक ये बताया जा रहा है कि 15 करोड़ डायबिटिक होंगे, 156 मिलियन डायबिटिक लोग होंगे 2050 तक। मतलब अभी के टाइम में 10% है प्रिवेलेंस, लेकिन उन 10% में दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि उनको पता ही नहीं है कि डायग्नोज है ही नहीं उनका, वो उनको खाए जा रहे हैं पता नहीं है। गोवा जैसे स्टेट में बताओ 26% का डायबिटिक रेट है, केरला में 25% का। हम भी डायबिटिक जो है रडार में है, हरियाणा भी उसमें ही आता है। ये एनसीआर एरिया का खाना इतना अच्छा नहीं है। तो
हमारे को इसका, हमारे देश पे इसका बहुत बड़ा एक बर्डन भी है, इस पे बहुत पैसा खर्च भी हो रहा है, और पॉपुलेशन को जो है प्री डायबिटिक जो बन चुकी है, इनको बता भी रहे हैं कि भाई तुम डायबिटिक मत बनो, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, मोदी जी भी बता रहे हैं, लेकिन हम अपने खाने के चीजों को नहीं बदल पा रहे हैं। सबसे बड़ी डेंजरस इसमें बात यह है कि जो 20 साल से 40 साल के लोग हैं उनमें ये 15% केस मिल रहे हैं। तो मतलब कि अर्ली कॉम्प्लिकेशंस के ज्यादा चांस हैं, कम उम्र के लोग ज्यादा इससे ग्रस्त हो रहे हैं। इंडियंस बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हैं इसमें, क्योंकि हमारे जीन्स ऐसे हैं कुछ। तो एक जीन्स का हमारे में फिनोटाइप कहते हैं, उसमें एक एशियन जो इंडियन फिनोटाइप है उसमें सबसे ज्यादा विसरल फैट होता है। अगर आप इंडियन एशियन फिनोटाइप को समझें, इंडिया के लिए बीएमआई भी कम रखी गई है कि 23 पे जाके हम इसको फिट मानते हैं, बाहर का आदमी 25 पे माना जाएगा। तो हमारा जो जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, उसमें है ही ये जेनेटिकली, मतलब ऐसा है कि हमारे में विसरल फैट ज्यादा है, पहले ही परेशानी है। दूसरा जो बची कुची वो हमारी लाइफस्टाइल ने पूरी कर दी, जहां हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, लो फाइबर के खाने खा रहे हैं और आलसी हैं। तीसरा और जो बची कुची जो हमारे पे मार पड़ी है वो एनवायरनमेंट की पड़ी है। एनवायरनमेंट की ऐसे मार पड़ गई है कि हमारे यहाँ सर्वाइवल नहीं है बिना इंडस्ट्रीज के, हमारे यहाँ स्ट्रेस के बिना सर्वाइवल नहीं है, हमारे यहाँ लाइफस्टाइल का बिल्कुल मतलब कोई ख्याल ही नहीं है, कोई हैप्पीनेस इंडेक्स पे ख्याल नहीं रख रहा, कोई कैसा भी पॉलिसीज हमारे यहाँ इस तरह की हैं। तो हमारे लिए तो और ज्यादा आफत है। एनवायरमेंटल कंडीशन, पॉल्यूशन देखो आप, हॉर्न देखो आप, सड़क पे आप कितने हॉर्न बजते हैं। हमारे यहाँ धुआं देखो कितना है, AQI देखो 560, 600, 700, 800। अभी आने वाला है अगले महीने, हर साल की तरह मेहमान जो हर साल आता है दिवाली से बाद में, कई बार दिवाली से पहले, स्मॉग कहते हैं जिसे, वो आने वाला है, आदत पड़ चुकी है हमें उसकी। तो हम तो वैसे ही मतलब हम हाई रिस्क पे हैं। अब बात करते हैं कि चलो जो है डैमेज, अब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको ठीक करते हैं। इसका एक ही तरीका है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। जिसको डायबिटीज हो गई उसका ठीक नहीं हो सकता, फिर इसका एक ही तरीका है कि इसको पहले से ही ठीक रख लो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप दवाई लोगे उसके बाद ठीक करोगे, इससे बढ़िया है कि इसको पहले ठीक कर लो भाई। और इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, जो इसके इसके टूल किट बनाई गई है इसको ठीक करने की, उसके बढ़िया रिजल्ट है। टूल किट में 2-4 चीजें हैं। पहला तो लाइफस्टाइल है जो हमारे हाथ में है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। मतलब हम क्या करें, अपना एक तो वेट को कंट्रोल कर लें। हम वेट अगर ठीक कर लेते हैं तो आधी तो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है, आधी से ज्यादा खत्म हो जाती है। 58% कम हो जाता है अगर हम वेट अगर अपना नीचे ले आते हैं। और फिर उसके बाद डाइट और एक्सरसाइज जो होती है, ये रिजल्ट हमारे रिजल्ट को एम्पलीफाई कर देगा, मतलब रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलेगा। आपको करना क्या है, देखो फाइबर के आइटम्स इंक्लूड करने स्टार्ट करो, और ये रूल बना लो कि जब मैं 1000 कैलोरी का अगर मैं डाइट ले रहा हूं तो उसमें 15 ग्राम फाइबर लूंगा ही लूंगा। जिनकी 1800 है वो समझ जाओ अब कितना, 20, 22, 23 ग्राम जो है फाइबर लेना ही लेना। नहीं पूरा हो रहा है तो भाई अपने एक्टिवेटेड फाइबर लो, या फिर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स अपने प्रोटीन में मिलाना स्टार्ट करो, जैसे मैंने मिला रखा है। मैं कभी एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को बंद नहीं होने देता अपना, क्योंकि मैं वैसे ही प्रोटीन जो पी रहा हूं, ये भी कई बार जो है इसमें ये डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गट, क्योंकि हम बैठ के काम करते हैं। तो इसमें फाइबर अगर मिला लोगे तो ये प्रोटीन जल्दी एब्जॉर्ब होगा, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। दूसरा है, देखो अपने जो है सैचुरेटेड फैट को अपनी बॉडी से काट दो। कल सर बता भी रहे थे कि दूध सबसे बेकार चीज होती है लाइफ की, और है ये सच में बेकार। मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ने बताई थी आज से 10 साल पहले ये बात, कि भाई दूध को बेटे अपनी जिंदगी से काट दे। और वो दूध काटने की बात कर रहा है तो ये नहीं है कि सिर्फ दूध पीने वाला, उसमें बोल रहा है वो दूध के साथ जो दूध के बने प्रोडक्ट्स हैं, पनीर हो गया, दूध हो गया, दूध से बनने वाली मिठाई हो गई, और भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सबको काट दे। उसने ये गई थी, अब जाके वो कटी है जब से हर्बल लाइफ से जुड़े। अब तक वो बंद नहीं हुआ था। यहां मुझे अब याद आता है कि मैंने दूध पिए, मुझे 6, 7, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, दूध का कोई आइटम ही नहीं पिया आज तक, ना किसी भी फॉर्म में खाया, ना पनीर की फॉर्म में खाया, ना किसी भी फॉर्म में। और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। फिजिकल एक्टिविटी का सीधा सा देखो फंडामेंटल ये है कि 150 मिनट की अपनी एक्सरसाइज तय कर लो, और बल्कि मैं तो कहता हूं डेली करो। जो डेली कर रहे हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। 42% रिस्क कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से।
और एक और चीज जो आप कर सकते हो इसमें, बढ़िया डायबिटीज ना हो उसके लिए क्या कर सकते हो, खाना खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करनी स्टार्ट कर दो। तो क्या होता है, जितनी भी मैंने जीआई का खाना खाया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाया, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। फिर जब हम वॉक करते हैं तो मसल्स क्या करती है, उसको इमीडिएट डिमांड करती है एनर्जी की। तो जैसे ही जीआई बढ़ेगा वो तुरंत वहां पर डिपॉजिट जो हो रहा होता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा मसल्स के अंदर, फैट के अंदर। तो एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से, डाइट को चेंज करने से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और एक्सरसाइज का तो बहुत जबरदस्त रोल है सेल्यूलर लेवल पे, अगर इसको समझोगे तो जितनी भी मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, जब भी हम देखो वर्कआउट कर रहे हैं, इस तरह का जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलीज हो रही है। वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, रेजिस्टेंस दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, इसमें क्या कर रहा है, ये बिना इंसुलिन के भी मतलब ग्लूकोज को ले लेता है। ये इसकी एक खास बात होती है। मैंने जो आपको बताया ना कि चाबी लगती है तभी जाके वो ग्लूकोज अंदर जाता है। लेकिन खास तौर से जब आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हो तो सब कुछ डाइल्यूट हो चुका होता है। सेल की जो मेम्ब्रेन है वो इतनी डाइल्यूट हो चुकी होती है हीट की वजह से कि जो कुछ भी ग्लूकोज बाहर पड़ा हुआ है सबको अंदर ले लेता है। ये ऐसे समझ लो जैसे टोल टैक्स पे भीड़ लग गई और कंट्रोल से बाहर हो गया टोल टैक्स, तो वो कहता है कि भागो भाई, सारे निकाल दो, सबको निकाल दो। ऐसे ऐसे ही काम करती है। वहां इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। तो समझो जब ग्लूकोज की खपत बढ़ जाए एकदम से तो मेरी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा ही नहीं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आएगा ही नहीं। इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मसल, और इसका दूसरा फंडामेंटल समझाता हूं। जब मसल आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो तो कैल्शियम के आयंस काम कर रहे होते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कैल्शियम काम कर रही होती है, जब रिलीज कर रहे होते हो तो पोटेशियम काम कर रहा होता है। कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम पोटेशियम, इसी के दौरान ही एटीपी डिप्लीट हो गया मेरा। और जो ग्लूट फोर है, जो ग्लूट फोर मैंने आपको बताया था, वो क्या काम कर रहा होता है, ग्लूट फोर ब्रेन के लिए काम कर रहा होता है। उसमें भी इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आप अपने जो है बॉडी की एक्सरसाइज कर करके अपने इंसुलिन को ठीक कर सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके, एरोबिक डांस करके, साइकिलिंग करके, जॉगिंग करके, ब्रिस्क वॉक करके, और जो अभी हमने वर्कआउट करा इससे बढ़िया तो क्या होगा, और लाइफस्टाइल को ठीक करके आप। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो हमारी वर्कआउट होती है, मैं अपने कोच से भी कहूंगा, जो हमारी वर्कआउट होती है इसमें बीच बीच में हमें थोड़ा सा एक HIIT भी इंक्लूड कर देना चाहिए, जिसमें हमें रनिंग, जॉगिंग टाइप का कुछ ऐसा जिससे कार्डियो टाइप का हो, उससे हमें और बेनिफिट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें। शेक का टाइम हो गया है, सभी अपना शेक रेडी कर लेंगे। हाँ, मेरा शेक रेडी है भाई, अपना सारे शेक रेडी कर लो। और देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रोसेस पे भरोसा रखो। मेरा तो यही है कि लास्ट का एक थीम यही है, मैं सभी से यही कहूंगा कि अपने इस प्रोसेस पे भरोसा रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। रिजल्ट पे ट्रस्ट मत मत करो कि क्या रिजल्ट आ रहा है, वजन घट रहा है, बढ़ रहा है, फिट हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, ये तुम्हारा काम है ही नहीं। इसके बारे में सोचने का काम है ही नहीं हमारा। हमें प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना। प्रोसेस यही है, और कोई प्रोसेस है ही नहीं। प्रोसेस यही है कि भाई खाना ठीक रखना है, एक्सरसाइज ठीक रखनी है, और ये प्रोसेस पे ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर हम ये सोचे ना कि आज वेट नाप लें, आज ये कर लें, आज वो कर लें, इससे पता लग जाएगा, इससे नहीं पता लगता। प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ता है। मैं तो यही कहूंगा लास्ट में भी, और आज भी, और आज से 50 साल बाद भी, कि भाई प्रोसेस को हमेशा ट्रस्ट रखो। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाद में तुम्हें कुछ नापने की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है। कि भाई जिसका जो एक मैराथन रन करके आ रहा है, 12, 15, 20 किलोमीटर की रनिंग करके आ रहा है, मैराथन रन करके आ रहा है, वो क्या मेजर करेगा कि मैं फिट हूं कि नहीं हूं फिट। वो प्रोसेस में बिल्डअप कर चुका है ऐसा कि भाई उसका हार्ट उसका साथ दे रहा है, उसको सुबह बढ़िया, वो उठ रहा है 6 बजे, उसको नींद आ रही है 9 बजे, और उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ी पड़ी है, उसको उसका मूड अच्छा है, उसके दोस्त बन रहे हैं, उसका परिवार खुशहाल है। तो क्या प्रोसेस को ट्रस्ट करने से अलावा और क्या चीज करेगा वो। तो मैं फिर से यही कहूंगा भैया, अपने ट्रस्ट करो प्रोसेस को। इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं है दुनिया में, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एक्सरसाइज करने से मसल्स चलती रहती हैं, जॉइंट चलते रहते हैं, जॉइंट चलते रहेंगे तो उनका फंक्शन बढ़ा रहेगा। ये बॉडी जो है, मैं हमेशा समझाता हूं, ये बॉडी, मैं कल अपनी बेटी को बता रहा था, ये बॉडी जो है ना, ये ऐसी बनाई गई है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिसेप्टर है। इसको आग लगा दो, इसको कुछ भी कर दो, ये बॉडी फिर भी जो है ना अडाप्ट करने की कोशिश करती है।
अब एक बात बताओ, जहां जिन कंट्रीज में 50 डिग्री टेम्परेचर है, 55 डिग्री टेम्परेचर है कुछ कंट्रीज में, वहां पर भी आदमी जिंदा रह रहा है, और जहां -30 -40 साइबेरिया में -50 डिग्री टेम्परेचर, वहां भी आदमी रह रहा है जिंदा। यानी कि ये बॉडी एक ऐसी चीज है जिसको आप धक्का दोगे, ये उसको पहली बार तो तुम्हें मना करेगी, दूसरी बार बोलोगे तो वो समझ जाएगी कि भाई ये तो चाह ही रहा है, वो अडाप्ट करने की कोशिश करेगी। बॉडी इतनी अडाप्टेबल है, कुछ भी बना दो इसको। ऐसा भी समय आ सकता है कि मतलब हम अपनी बॉडी को ये जो मतलब उड़ने के लिए भी रेडी कर सकते हैं। इवोल्यूशन इसी को कहते हैं। ऐसा मतलब हो सकता है 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख साल बाद आदमी चिड़ियों की तरह उड़ना स्टार्ट कर दे, जरूरत महसूस होने पर। तो जो जरूरत होती है बॉडी उसको ऐसा अडाप्ट कर लेती है। हमें जो चाहिए हमारी बॉडी ऐसा बन जाती है। विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। हमें पहले विजुलाइज करना पड़ेगा कि मेरे 6 पैक्स होने चाहिए। जब आप विजुलाइज करोगे तो वो 6 पैक्स बनेंगे जरूर। एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम विजुलाइज नहीं करते। कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था यशस्वी जायसवाल का, तो उससे वो कह रहे थे कि भाई तुम क्या विजुलाइज, वो कह रहा था मैं 11 साल का था तब विजुलाइज करता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। उससे पूछा कि भाई जब आप रणजी खेलते थे तब, बोला मैं जब रणजी खेलता था तो मैं लॉर्ड्स में क्रिकेट मैदान में, लॉर्ड्स एक क्रिकेट मैदान है, वहां मैं सेंचुरी बना रहा हूं, ऐसा विजुलाइज करता था कमरे में बैठ के। उसने लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी है पिछले महीने। तो विजुलाइज करने से चीजें होती हैं। जब मैं विजुलाइज करता था कि मैं एक दिन हार्ले डेविडसन वाली मोटरसाइकिल चलाऊंगा, मैं लेकर आया उसे। आप विजुलाइज करो तो सही, विजुलाइज करो कि मेरे को ये 6 पैक्स बनाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप विजुलाइज करोगे, देखो वो चीजें सच्ची होती दिखती हैं। ये पावर ऑफ रियलिटी है, पावर ऑफ थॉट्स है। तो कोई भी जो भी अपने ईमानदार रहे अपनी बॉडी के साथ, अपने वर्कआउट के साथ ईमानदार रहे और अपनी न्यूट्रिशन के साथ ईमानदार रहेगा, उसको रिजल्ट मिल लेते हैं। ये तो क्लियर बात है। और कोई दुनिया में इसके अलावा इलाज नहीं है। फिर तो फिर लिपोसक्शन ही बचता है, वो डॉक्टर जो काट के फैट निकालते हैं, और कोई इलाज नहीं है। तो उम्मीद करूंगा भाई आज आपको पसंद आई होगी मेरी बातें।